तनवीर ने कार में बैठकर फौरन डैशबोर्ड से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस करके उसे ऑन कर दिया। यस, तनवीर स्पीकिंग, ओवर। तनवीर ने कहा। तनवीर, फौरन निकलो वहाँ से। जोसेफ कार की डिग्गी से निकल गया है और वो भागता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो बेहद गुस्से में है। तुम्हारी हालत बेहद खराब है। मैं नहीं चाहता कि जोसेफ इस हालत में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसे हम बाद में देख लेंगे। तुम जूलिया और दूसरी लड़कियों को लेकर यहाँ आ जाओ, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जैक की तेज आवाज सुनाई थी। उसी लम्बे तनवीर को भागते कदमों की आवाज सुनाई थी। उसने पलट कर देखा तो उसे सड़क पर एक देव हेकल साया सा भागकर आता दिखाई दिया। ओ, वो पहुंच गया है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ चीफ, ओवर। तनवीर ने कहा। उसने फौरन कार का दरवाजा बंद किया और कार आगे बढ़ा दी। जोसेफ तेजी से भागता हुआ उसके कार के बिल्कुल नजदीक आ गया था। इससे पहले कि वो कार तक पहुंचता, कार को एक झटका लगा और कार बड़ी रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। रुक जाओ तनवीर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तनवीर को जोसेफ की गरजती हुई आवाज सुनाई थी। मैं जख्मी ना होता तो तुम्हें देख लेता काले भूत, तनवीर ने होठ चबाते हुए कहा। जोसेफ उससे काफी पीछे रह गया था। तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद तनवीर कार को मुख्तलिफ रास्तों से घुमाता हुआ उस पहाड़ी के पास ले आया जहां ब्लैक जैक ने आज से ठिकाना बना रखा था। उसने जैसे ही कार पहाड़ी के करीब रोकी, पहाड़ी का एक हिस्सा किसी गार की तरह खुलता चला गया। तनवीर फौरन कार को गार में ले गया। उसके कार अंदर लाते ही गार का दहाना बंद हो गया। तनवीर ने कार रोकी तो उसे सामने से ब्लैक जैक और मादाम सितारा आते दिखाई दिए। तनवीर, तुम बेहद जख्मी हो। तुम मादाम सितारा के साथ जाकर अपनी ड्रेसिंग करा लो। मैं लड़कियों को खुद ही उठा लाता हूँ। ब्लैक जैक ने आगे आकर तनवीर से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, तनवीर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और मादाम सितारा की तरफ बढ़ गया। मादाम सितारा उसे लेकर मुड़ी और गार के अंदरून हिस्से में ले गई। उसने तनवीर को एक कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद गार के एक और हिस्से की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वो एक मेडिकल बॉक्स लेकर वापस आई और उसे खोलकर तनवीर के चेहरे से खून और उसके जख्म साफ करने लगी। लगता है तुम्हारी और जूलिया की जबरदस्त फाइट हुई है, मादाम सितारा ने तनवीर के जख्म देखते हुए कहा। यस मादाम, जूलिया ने मेरा भरपूर मुकाबला किया था। मैंने भी उसे जख्मी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मेरी गफलत का फायदा उठाकर मुझे किक मारकर कार के विंड स्क्रीन पर उछाल फेंका था। मुझे ज्यादा जख्म विंड स्क्रीन के टूटने से आए हैं, तनवीर ने कहा। तुम्हें गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। तुम्हारे मुकाबले पर कोई आम लड़की नहीं जूलिया थी, जो फाइटिंग में तुम्हारे मुकाबले में किसी भी तरह कम नहीं है, मादाम सितारा ने कहा। यस मादाम, मैं बस सालिया की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए चूक गया था और वही लम्हा मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ था, तनवीर ने कहा। ये तीनों तुम तक कैसे पहुंच गई थी? तुमने तो अपने पीछे तमाम क्लू मिटा दिए थे, मादाम सितारा ने उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए कहा। हमारी कारों में एक्सट्रो ने हाल ही में जदीद ट्रैकर सिस्टम लगवाए थे मादाम। उन ट्रैकर सिस्टम से हम एक दूसरे की कारों को फॉलो कर सकते हैं। उस सिस्टम के तहत हमें कारों में लगी हुई स्क्रीनों से ये भी मालूम हो जाता है कि हमारी कारें किस पोजीशन में और किस रोड पर मौजूद है। मैं बदस्तूर अपनी कार इस्तेमाल कर रहा हूँ। जूलिया ने यकीनन मुझे उसी सिस्टम के तहत फॉलो किया होगा, तनवीर ने कहा। ओ, क्या वो सिस्टम अभी भी काम कर रहा है? मादाम सितारा ने चौंक कर कहा। यस मादाम, तनवीर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। इस दौरान ब्लैक जैक पहले सालिया को और फिर एक साथ जूलिया और क्रोस्टी को उठाकर वहां ले आया था। उसने उन तीनों को अलग अलग कुर्सियों पर बिठा दिया था जो वहां पहले से मौजूद थी। कुर्सियां जमीन में गड़ी हुई थी। ब्लैक जैक ने उन्हें कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियां लाकर उन्हें कुर्सियों से जकड़ दिया था। ओ, इस ट्रैकर सिस्टम को फॉलो करके इमरान और उसके साथी यहाँ भी पहुंच सकते हैं, मादाम सितारा ने कहा। उसकी बात ब्लैक जैक ने भी सुन ली थी। क्या मतलब? तुम किस ट्रैकर सिस्टम की बात कर रही हो? ब्लैक जैक ने कहा। तो मादाम सितारा ने उसे तनवीर की कार में मौजूद ट्रैकर सिस्टम के बारे में बता दिया। ओ अहमक, तुम्हें सिस्टम को फौरन नकारा बना देना चाहिए था, ब्लैक जैक ने गुस्से से तनवीर को घूरते हुए कहा। सॉरी चीफ, मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया था, तनवीर ने सहमे हुए लहजे में कहा। ख्याल नहीं रहा था या तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था? ब्लैक जैक ने और ज्यादा गुस्सेले लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ चीफ, मुझे अपने जहन में अजीब सी सरसराहट महसूस होती है और मुझे यूं लगता है जैसे मैं बहुत सी बातें भूलता जा रहा हूँ, तनवीर ने कहा। ओ, कब से ऐसा महसूस कर रहे हो? ब्लैक जैक ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। ये भी मुझे याद नहीं है चीफ, तनवीर ने सादापन से कहा। तो ब्लैक जैक उसे गहरी नजरों से देखने लगा। लगता है तुम्हारे दिमाग की फीडिंग में कमी रह गई है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तुम्हारी इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जिस इंसान का जहन वॉश करके उसके दिमाग में दोबारा फीडिंग की है वो नॉर्मल रहता है, मगर तुम आओ मेरे साथ, अभी मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ तक सच बोल रहे हो, ब्लैक जैक ने जबड़े भींचते हुए कहा। यस चीफ, तनवीर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इस असना में मादाम सितारा ने उसके जख्मों की ड्रेसिंग कर दी थी। मादाम सितारा,
तुम इसकी कार का ट्रैकर सिस्टम ऑफ कर दो, मैं इसकी ब्रेन स्कैनिंग करता हूँ। ब्लैक जैक ने मादाम सितारा से कहा तो मादाम सितारा सर हिलाकर तेज तेज कदम उठाती हुई उस तरफ चली गई जहाँ तनवीर की कार खड़ी थी। इस मशीन के पास कुर्सी पर बैठ जाओ, ब्लैक जैक ने तनवीर से तहकुमाना लहजे में कहा तो तनवीर एक बड़ी सी मशीन के पास बैठ गया। ब्लैक जैक ने कुर्सी के साथ मुंसलिक चमड़े के बेल्ट तनवीर के जिस्म और बाजुओं पर लपेटकर उसे कुर्सी से बांध दिया। तनवीर ने इस पर कोई तारुज नहीं किया था। तनवीर को कुर्सी पर जकड़कर ब्लैक जैक ने मशीन की साइड पर लगा हुआ एक शीशे का बड़ा सा कंटोप उतारा और उसे लेकर तनवीर के पास आ गया। कंटोप में चारों तरफ तारें लगी हुई थी जिनके सिरे मशीन के एक हिस्से में जा रहे थे। ब्लैक जैक ने उस कंटोप को तनवीर के सर पर चढ़ा दिया। तनवीर का चेहरा गर्दन तक उस कंटोप में छुप गया था। अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना, ब्लैक जैक ने कहा तो तनवीर ने आंखें बंद कर ली। ब्लैक जैक ने मशीन की साइड में लगा हुआ एक स्विच ऑन किया तो मशीन में जैसे जिंदगी की लहरें सी दौड़ती चली गई थी। मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जल उठे थे, उसके बटन और डायल भी रोशन हो गए थे और साथ ही मशीन पर लगी एक स्क्रीन भी रोशन हो गई थी। मशीन ऑन करके ब्लैक जैक उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। उसी लम्हे स्क्रीन पर एक इंसानी सर नमूदार हुआ। ब्लैक जैक ने मजीद चंद बटन प्रेस किए और डायल घुमाने लगा। स्क्रीन पर अब सर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा था और स्क्रीन के नीचे काउंटिंग शुरू हो गई थी। काउंटिंग के साथ ही अंग्रेजी के कुछ अल्फाज बन और मिट रहे थे। ब्लैक जैक उन उभरने और मिटने वाले अल्फाजों को बगौर पढ़ रहा था। उन अल्फाजों को पढ़कर ब्लैक जैक की आंखों में हैरत बढ़ती जा रही थी। ओ हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, इसका दिमाग तो वाकई खाली होता जा रहा है, ब्लैक जैक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे, जिससे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि तनवीर का दिमाग इस तरह से खाली भी हो सकता है। इमरान वाकई हैरान था कि अगर संगी और थ्रेसिया ने उसे बेहोश कर दिया था तो वो उसे जिंदा क्यों छोड़ गए थे। उनके हाथ एक बेहतरीन मौका आया था और वो उसे बेहोशी में ही हलाक कर सकते थे। वाकई मेरा दिमाग माऊफ हो गया है। संगी और थ्रेसिया के पास मुझे हलाक करने का बेहतरीन मौका था, इस मौके को उन्होंने जाय क्यों कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं संगी मुझे हलाक करना चाहता हो और थ्रेसिया उसके आड़े आ गई हो। उसने मेरी मोहब्बत से मजबूर होकर मुझे संगी के हाथों मरने से बचा लिया हो। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसी लम्हे उसे अपने दाएं कान में हल्की सी सरसराहट सुनाई थी। उस कान में एक छोटा सा एयरफोन लगा हुआ था, जिसे इमरान ने संगी और थ्रेसिया की तरफ आते हुए रास्ते में ही जेब से निकालकर लगा लिया था। इमरान साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? उस एयरफोन से इमरान को ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई थी तो इमरान ने गैर महसूस अंदाज में सर हिला दिया। मैं आपकी हिदायत के तहत काफी देर से आपको मॉनिटर कर रहा हूँ। संगी ने आपके साथ वही कुछ किया है जिसका आपने अंदाजा लगाया था। आपको देखकर संगी ने यही फैसला किया था कि वो नकली डॉक्टर इरशाद से नहीं बल्कि अब आपके जरिए असली डॉक्टर इरशाद तक पहुँचने की कोशिश करेगा। थ्रेसिया आपको हलाक करने के दर पे थी, मगर संगी आपको जिंदा रखना चाहता था। उसने आपको बेहोश किया और आपकी रिस्ट वॉच उतार कर ले गया था। तहखाने में जाकर उसने रिस्ट वॉच में एक छोटी सी डिवाइस लगाई और फिर वापस आकर रिस्ट वॉच आपकी कलाई में पहना दी। मैं उनकी सारी कार्रवाई यहाँ बैठा देख रहा था। वो दोनों कहीं फरार नहीं हुए। इस कोठी के एक तहखाने में मौजूद न सिर्फ आपको देख रहे हैं बल्कि आपकी आवाज भी सुन रहे हैं। संगी से थ्रेसिया ने पूछने की बहुत कोशिश की है, लेकिन संगी अभी उसे कुछ नहीं बता रहा। उसने कहा था कि जिस तरह आपने उससे गेम खेलने की कोशिश की थी उसी तरह वो भी आपसे एक गेम करेगा और आपके जरिए डॉक्टर इरशाद तक पहुंच जाएगा। आपका अंदाजा यहाँ तक तो दुरुस्त साबित हुआ है कि उन्होंने आपको कोठी में दाखिल होते देखकर हलाक नहीं किया बल्कि बेहोश करके आपको मॉनिटर करने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन अब वो आगे क्या करेंगे ये ना आपने मुझे बताया है और न ही संगी ने थ्रेसिया को बताया है। एयरफोन में ब्लैक जीरो की मुसलसल आवाज सुनाई थी और हाँ, संगी ने आपके लिए एक टेप भी रिकॉर्ड की है जो आपके करीब मेज पर मौजूद है, आप उसे सुन ले। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चौंक कर मेज पर पड़े हुए टेप रिकॉर्डर को देखने लगा, जिस पर वाकई अभी तक उसकी नजर नहीं पड़ी थी। उसी लम्हे सफदर और उसके साथी वापस आ गए। नहीं इमरान साहब, कोठी बिल्कुल खाली है। हमने हर जगह ठोक बजाकर देख ली है। कोठी के नीचे किसी तहखाने के आसार नहीं है। संगी और थ्रेसिया वाकई ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। सफदर ने आते ही कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया और हाथ बढ़ाकर मेज पर पड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर उठा लिया। इमरान साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि संगी और थ्रेसिया इस कोठी में मौजूद है? क्या आपने उन्हें देखा था? सिद्दीकी ने कहा। एक मिनट, पहले ये टेप सुन लो, इमरान ने कहा और टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन प्रेस कर दिया। टेप रिकॉर्डर से पहले सरसराहट की आवाज निकली और फिर कमरे में यकलक संगी की आवाज उभरने लगी। हेलो भतीजे, तुम हैरान हो रहे होगे कि मैंने हाथ आए हुए तुम जैसे शिकार को हलाक क्यों नहीं किया और तुम्हें और तुम्हारे नकली डॉक्टर इरशाद को यूं ही जिंदा छोड़कर क्यों जा रहा हूँ। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हलाक करने के लिए नहीं आया।
जीरो लैंड वालों ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करने के लिए यहाँ पहले ही ब्लैक जैक और मादाम सितारा को भेज रखा है। इस बार तुम हमारे नहीं उनके शिकार हो और हमें एक दूसरे के शिकार मारने का कोई शौक नहीं है। तुमने नकली डॉक्टर इरशाद के लिए मेरे और T3B के साथ जो गेम खेली है वो अच्छी थी, मगर तुमने ये कैसे जान लिया था कि मैं तुम्हारी इस गेम में आ जाऊंगा और मुझे ये मालूम ही नहीं होगा कि मेरे पास असली डॉक्टर इरशाद है या नकली। बहरहाल मैं तुम्हें और नकली डॉक्टर इरशाद को जिंदा छोड़े जा रहा हूँ। और हाँ, जाते जाते मैंने तुम्हारा जहन स्कैन कर लिया है और मुझे मालूम हो गया है कि डॉक्टर इरशाद कहाँ है। इसका सबूत तुम्हारी बेहोशी है। जीरो लैंड वालों ने ऐसी मशीनें इजाद कर रखी है जो एक लम्हे में इंसानी दिमाग को स्कैन करके उनकी याददाश्त अपने पास महफूज कर लेती है। उन मशीनों में शऊर और लाशऊर की तमाम बातें रिकॉर्ड हो जाती है। मैं और थ्रेसिया यहाँ जिस मिशन के लिए आए हैं उस मिशन को हम हर हाल में मुकम्मल करके जाएंगे। जब तक तुम इस टेप को सुन रहे होगे हम डॉक्टर इरशाद तक पहुंच जाएंगे और उसे हासिल करके यहाँ से निकल जाएंगे। इस बार तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकोगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे ताकुब में आने की बजाय ब्लैक जैक और मादाम सितारा पर तवज्जो दो, जो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत बनकर आए हैं। इस बार वो तुम्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। उम्मीद है तुम अपने चचा की ये आखिरी नसीहत जरूर याद रखोगे। अपना ख्याल रखना, संगी। उस आवाज के साथ ही टेप से आवाज आना बंद हो गई। ओ, ये संगी क्या कह रहा था इमरान साहब? क्या उसने वाकई आपका दिमाग स्कैन कर लिया है? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा। दूसरे साथी भी हैरान नजर आ रहे थे। संगी मेरा दिमाग स्कैन नहीं कर सकता। उसने ये सब कुछ झूठ कहा है। अगर उसने मेरा दिमाग स्कैन किया होता तो वो लाजमन बता देता कि मैंने डॉक्टर इरशाद को कहाँ छुपा रखा है। इमरान ने जानबूझकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि उसने आपका दिमाग स्कैन नहीं किया? आप तो बेहोश थे। हो सकता है उसने वाकई बेहोशी के दौरान आपका जहन स्कैन कर लिया हो, नुमानी ने कहा। अगर ऐसा होता तो मेरे जहन के किसी हिस्से में इस बात का एहसास जरूर होता। मैं हर वक्त जहनी मशक़ें करता रहता हूँ। अगर मेरे जहन के साथ छिड़कानी की जाए तो उसका मुझे फौरन पता चल जाता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आपने शायद संगी की बात गौर से नहीं सुनी। उसका इत्मीनान साहब बता रहा था कि उसने वाकई किसी जदीद मशीन से आपका जहन स्कैन कर लिया है। जीरो लैंड वालों ने हो सकता है कोई ऐसी मशीन बना ली हो जिससे बेहोश इंसान का सारा दिमाग स्कैन किया जा सकता हो और होश में आने के बाद उस इंसान को कुछ पता ही न चलता हो, सफदर ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। आपने संगी और थ्रेसिया के साथ असली और नकली डॉक्टर इरशाद की न जाने क्या गेम खेली है जिसका उसे पता चल गया है। मेरे ख्याल में बेहतर तो यही होगा कि अब डॉक्टर इरशाद को चेक कर ले कि वो उस जगह महफूज है या नहीं जहाँ आपने उन्हें छुपा रखा है, सफदर ने कहा। डॉक्टर इरशाद महफूज है और वो जहाँ भी है संगी और थ्रेसिया उन तक नहीं पहुँच सकेंगे, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। फिर भी आप अगर अपनी तसल्ली कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सिद्दीकी ने कहा। हमें यहाँ डॉक्टर इरशाद के सिलसिले में बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है संगी और थ्रेसिया ने यहाँ कोई डिक्टाफोन लगा रखा हो और वो दूर कहीं बैठे हमारी आवाजें सुन रहे हो। ऐसा ना हो कि इमरान साहब उस मकाम का पता बता दे जहाँ डॉक्टर इरशाद मौजूद हैं। अगर संगी और थ्रेसिया वहाँ नहीं भी पहुँचे तो ये सब सुनकर वो यकीनन वहाँ पहुँच जाएंगे, चौहान ने जहानत आमेज लहजे में कहा। ओह हाँ, वाकई हमें यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, आओ मैं तुम सबको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ डॉक्टर इरशाद मौजूद है। उन्हें देखकर तुम सबको तसल्ली हो जाएगी कि वो जिस खुफिया मुकाम पर है वहाँ महफूज है या नहीं, इमरान ने उठते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, हमें किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया तो हमें यकीन है कि डॉक्टर इरशाद यकीनन महफूज होंगे। इसके बावजूद अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, सफदर ने कहा। इमरान के कहने पर सफदर ने बेहोश नौजवान को उठा लिया। आओ तो सही, इमरान ने कहा और फिर वो कमरे से निकलते चले गए। बाहर कैप्टन शकील मौजूद था। उन्होंने उसे साथ लिया और कोठी से निकलते चले गए। इमरान की कार बदस्तूर गेट के सामने मौजूद थी। अलबत्ता इमरान ने अपनी कारें कोठी से कुछ फासले पर रोक ली थी। वो सब अपनी कारों की तरफ चले गए और इमरान अपनी कार में आ बैठा। उसके चेहरे पर बदस्तूर परेशानी और फिक्रमंदी के तासुरात नजर आ रहे थे। चंद लम्हों बाद 3 कारें इमरान की कार के पास आ गई। इमरान ने अपने साथियों को देखकर सर हिलाया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सफदर ने बेहोश नौजवान को अपनी कार की पिछली सीट पर डाल दिया था। वो उसे साथ ही ले जा रहे थे। रात का अंधेरा अब छटने लगा था और दिन का उजाला नमूदार हो रहा था। उन चारों कारों का काफिला एक दूसरे के पीछे शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ा जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद इमरान ने कार एक जैली सड़क की तरफ मोड़ी और कार कच्चे पक्के रास्ते पर उछलती हुई आगे बढ़ने लगी। उस सड़क के दाएं बाएं खेतों का तवील सिलसिला फैला हुआ था। उनका इस कच्चे पक्के रास्ते पर सफर तकरीबन 15 मिनटों तक जारी रहा। फिर इमरान ने कार एक जरिए फार्म के करीब ले जाकर रोक दी। फार्म के इर्द गिर्द खामोशी छाई हुई थी और वहाँ दूर नजदीक कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था।
इमरान के साथियों ने भी कारें रोक दी और इमरान को कार से निकलते देखकर वो भी कारों से बाहर आ गए। या आप हमें कहाँ ले आए हैं इमरान साहब? क्या डॉक्टर इरशाद यहाँ है? सफदर ने आगे आकर चारों तरफ देखते हुए इमरान से पूछा। हाँ आओ, इमरान ने मुबहम से अंदाज में कहा और ज़रई फार्म की तरफ बढ़ गया। उसके साथी भी उसके पीछे चल पड़े। ज़रई फार्म का दरवाजा बोसीदा और खुला हुआ था। इमरान उन्हें अंदर लाया। अंदर घास फूस का ढेर लगा हुआ था। कहाँ है डॉक्टर इरशाद? और आपने उन्हें यहाँ इस तरह गैर महफूज क्यों रखा हुआ है? इर्द गिर्द किसी सिक्योरिटी के हमें कोई आसार तक नजर नहीं आ रहे। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मैं यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम करता तो डॉक्टर इरशाद आसानी से संगी और थ्रेसिया की नजरों में आ सकते थे। मैंने उन्हें इसीलिए ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ उनका ख्याल तक नहीं जा सकता, इमरान ने कहा और एक जगह से घास फूस हटाने लगा। ये देखकर सिद्दीकी और नुमानी आगे बढ़े और घास फूस हटाने में इमरान की मदद करने लगे। चंद ही लम्हों में जमीन साफ हो गई तो उन्होंने जमीन पर लकड़ी का एक तख्ता देखा। इस तख्ते को उठाओ, इमरान ने कहा तो नुमानी और सिद्दीकी ने सर हिलाया और तख्ते पर झुक गए। क्या इस ज़रई फार्म के नीचे आपने लेबोरेटरी बना रखी है? सफदर ने होंठ भींचते हुए कहा। खुद ही देख लेना, इमरान ने कहा। सिद्दीकी और नुमानी ने तख्ता हटाया तो उन्हें लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दी। नीचे रोशनी हो रही थी। आओ, इमरान ने कहा और वो खुले हुए होल से सीढ़ियां उतरने लगा। उसके देखा देखी उसके साथी भी सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे ज़रई फार्म की तर्ज का एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था जो बिल्कुल खाली था। ये क्या? ये जगह तो बिल्कुल खाली है, खावर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और कमरे की शुमाली दीवार की तरफ बढ़ गया। उसने दीवार पर उभरे हुए एक पत्थर पर हाथ रखा और उसे अंदर की जानिब प्रेस कर दिया। उसी लम्हे सरर की आवाज के साथ दरमियानी दीवार का एक हिस्सा फट गया और वहाँ एक दरवाजा नुमा खला सा बन गया। खला की दूसरी तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। वहाँ एक खासा बड़ा कमरा था जहाँ जरूरत की हर चीज दिखाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी इमारत का बहुत बड़ा कमरा हो। इमरान ने इशारा किया तो उसके साथी अंदर आ गए। उसी लम्हे एक अलमारी की ओर से डॉक्टर इरशाद निकलकर उनके सामने आ गए। ओ इमरान बेटा तुम? मैं दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर इसलिए छुप गया था कि न जाने कौन आ रहा है, डॉक्टर इरशाद ने उनके सामने आते हुए कहा। इमरान ने और उसके साथियों ने डॉक्टर इरशाद से हाथ मिलाया और फिर वो सब आगे बढ़कर कमरे में मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। तुम सब एक साथ यहाँ, खैरियत तो है ना? डॉक्टर इरशाद ने कहा। कुछ नहीं, हम सिर्फ यहाँ अपना इत्मीनान करने के लिए आए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इत्मीनान? मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर इरशाद ने चौंक कर कहा तो इमरान ने उन्हें संगी और थ्रेसिया के बारे में तफसील बता दी। न जाने क्यों जीरो लैंड वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आखिर वो मुझे अगवा क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर इरशाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उन्हें आप जैसे ज़हीन साइंसदान की हमेशा जरूरत रहती है। उन्होंने सारी दुनिया से बेहतरीन साइंसदानों को अगवा कर रखा है। उनके दिमाग अपने कंट्रोल में करके वो उनसे अपना काम कराते हैं। आपको वो पहले भी कई बार अगवा करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर मैं हमेशा उनके रास्ते में आ जाता हूँ और वो आपके सिलसिले में नाकाम होकर वापस चले जाते हैं। इस बार वो फिर आपको हासिल करने के चक्करों में है। आप उनके हाथ न लग जाए, इसलिए मैंने आपको उनकी नजरों से बचाकर यहाँ रखा हुआ है। जल्द या बदेर मैं एक बार फिर उन्हें यहाँ से मार भगाऊंगा। इस बार मैं उनका ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो दोबारा कम से कम आपको अगवा करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि जीरो लैंड वाले एक बार फिर डॉक्टर इरशाद के लिए यहाँ सरगर्म है? कैप्टन शकील ने कहा। उनके बारे में मुझे डॉक्टर इरशाद ने ही बताया था। ये रेड लेबोरेटरी में इन दिनों खला में मौजूद एक ऐसी टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं जिससे खला की वसूतों में भी झांका जा सकता है। एक रात डॉक्टर इरशाद उस टेलीस्कोप से खला में देखने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक सियाह रंग की स्पेसशिप आती दिखाई दी। ये उस स्पेसशिप को देखकर चौंक पड़े। उन्होंने गौर से देखा तो वो स्पेसशिप जदीद तर्ज की थी और निहायत तेजी से जमीन की तरफ आ रही थी। उस स्पेसशिप का रुख पाकिस्तान की तरफ ही था। स्पेसशिप पाकिस्तान की तरफ आ रही थी। वो नीचे आकर शुमाली पहाड़ियों में कहीं गायब हो गई थी। डॉक्टर इरशाद ने उसका पता चलाने की बहुत कोशिश की, मगर उस स्पेसशिप का उन्हें कुछ पता न चल सका। उन्होंने फौरन मुझे फोन करके उस स्पेसशिप के बारे में बता दिया। मैं स्पेसशिप का पाकिस्तान में आने का सुनकर हैरान रह गया और फौरन उस इलाके में पहुंच गया जहाँ डॉक्टर इरशाद ने स्पेसशिप को उतरते देखा था। मैं कई रोज तक वहाँ का जायजा लेता रहा, मगर मुझे वहाँ किसी स्पेसशिप के आने के आसार न मिले। शायद वो स्पेसशिप जमीन पर आने के बाद वापस चली गई थी। बहरहाल मैं अपनी कोशिश करता रहा। उन पहाड़ियों में चकराते हुए मुझे एक पहाड़ी के पास एक अजीब वजह की रेस गन मिली। उस रेस गन को देखकर मैं चौंक पड़ा। उस रेस गन को अमूमन मैंने जीरो लैंड के एजेंटों को इस्तेमाल करते देखा था। मैंने रेस गन को देखा तो उस पर मेड इन जीरो लैंड लिखा हुआ था। तब मुझे यकीन आ गया कि डॉक्टर इरशाद को गलतफहमी नहीं हुई थी।
वो जिस स्पेसशिप की बात कर रहे थे वो जीरो लैंड वालों की ही कोई स्पेसशिप थी जिससे जीरो लैंड के एजेंट्स आते जाते थे। रेसगन के मिलते ही मैंने और ज्यादा शिद्दत से उनकी तलाश शुरू कर दी। स्पेसशिप से जीरो लैंड के एजेंट यहाँ आ गए थे और उन्हें यहाँ पहुंचाकर स्पेसशिप वापस चली गई थी। फिर मुझे इत्तला मिली कि एक मर्द और एक औरत बड़ी शद्व मत से डॉक्टर इरशाद के सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वजारत साइंस से लेकर हर उस शख्स को खंगाल रहे हैं जो डॉक्टर इरशाद और रेड लेबोरेटरी के बारे में जानता हो। तब मुझे शक हुआ कि मुमकिन है जीरो लैंड वाले एक बार फिर डॉक्टर इरशाद के लिए यहाँ आए हों और यहाँ आने वाले ब्लैक जैक और मादम सितारा हो। मैंने एहतियात के पेश नजर डॉक्टर इरशाद को रेड लेबोरेटरी से निकाल लिया क्योंकि जिस अंदाज में उनकी तलाश की जा रही थी उससे डॉक्टर इरशाद और रेड लेबोरेटरी को खतरा था और मैं उन दोनों को हर खतरे से महफूज रखना चाहता था। कोशिशों के बावजूद मुझे ये इल्म नहीं हो रहा था कि जीरो लैंड से आने वाले एजेंट्स कौन हैं और आया वाकई उनका प्रोग्राम एक बार फिर डॉक्टर इरशाद को अगवा करने का है या वो यहाँ किसी और मिशन पर आए हैं। उनके बारे में पता चलना बेहद जरूरी था। मैंने चीफ से बात की और चीफ ने सर सुल्तान से। मैंने उनके सामने अपना एक प्लान रखा था जिससे जीरो लैंड के एजेंटों का हमारे सामने ओपन होने का इम्कान हो सकता था। मैंने जीरो लैंड के एजेंटों को सामने लाने के लिए एक गेम खेली थी। उस गेम में डॉक्टर इरशाद की शमूलियत बेहद जरूरी थी। चुनांचे मैंने सुपरिंटेंडेंट फैयाज के एक असिस्टेंट कैप्टन सरफराज को बुलाया जिसका कद काट डॉक्टर इरशाद जैसा था। मैंने उससे अपनी प्लानिंग बताई और उसे अपनी मदद के लिए आमादा कर लिया। वो मेरे लिए काम करने पर आमादा हो गया था। मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। चुनांचे मैंने उसका मेकअप किया और उसे मुकम्मल तौर पर डॉक्टर इरशाद बना दिया। फिर मैंने एक खुसूसी हेलीकॉप्टर से उसे डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में भेज दिया। मुझे ये भी इल्म हुआ था कि एक मर्द और औरत डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह चेक कर रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि अगर वो जीरो लैंड के एजेंट्स हुए तो उनसे डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में आमद छुपी न रहेगी। मैंने कैप्टन सरफराज को डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में पहुंचाने से पहले ही डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में खास इंतजाम कर दिए थे। डॉक्टर इरशाद की आमद पर डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस अलर्ट हो जाती थी जिसका सरबराह कैप्टन जाफर था। कैप्टन जाफर रिहाइशगाह का कंट्रोल संभालना जानता था। डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में आने से एक रोज कबल कैप्टन जाफर ने मुझे इत्तला दी कि उसने रिहाइशगाह में एक छोटा सा कैप्सूल चेक किया है जो शीशे की तरह साफ शफाफ है और उसमें एक छोटी सी मशीनरी काम करती दिखाई दे रही है। मैं फौरन मेकअप करके वहां पहुंच गया। फिर मैंने कैप्टन जाफर के साथ मिलकर उस कैप्सूल को चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो ऐसी डिवाइस है जिससे इमारत के अंदर और बाहर का मंजर दूर किसी विजनल स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है। उस डिवाइस की मदद से इमारत की गहराइयों में भी झांका जा सकता था। मैं समझ गया कि ये डिवाइस भी उन्हीं एजेंट्स ने डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में पहुंचाई होगी जो डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह की निगरानी कर रहे थे। चुनांचे मैंने अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। डॉक्टर इरशाद के रूप में कैप्टन सरफराज उनकी रिहाइशगाह में पहुंच गया। डॉक्टर इरशाद को अगवा करने वालों ने उन्हें यकीनन रिहाइशगाह में देख लिया होगा। अब मुझे उनके लिए डॉक्टर इरशाद तक पहुंचने का रास्ता बनाना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जो कोई भी है डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद का खून बहाए।